हेलो नमस्ते, मैं दरवेश आनंद आप सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार दरवेश आनंद ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बाबू, हम लोग फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र में आज हम लोग मूल आवेश को देखेंगे। किसको देखेंगे? मूल आवेश को। मूल आवेश को देखेंगे। कोई दिक्कत? जिसे हम इंग्लिश में फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। कोई दिक्कत? क्या कहते हैं? फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। फंडामेंटल क्या होता है? चार्ज क्या होता है बाबू? कि आवेश की, लिख देते हैं, आवेश की न्यूनतम संभव मात्रा को, आवेश के न्यूनतम संभव मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। आवेश की न्यूनतम संभव मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। अब बाबू, आवेश की न्यूनतम संभव मात्रा क्या होती है बाबू? तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। अब बाबू, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है बाबू? तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है बाबू? तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। बाबू, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो ऋण आवेश होता है, माइनस चार्ज होता है, इसलिए हम क्या लगा देते हैं? माइनस। ये आपको याद रखना पड़ेगा बाबू, है ना? ये आप याद रखिएगा। मूल आवेश क्या होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम मूल आवेश कहते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है बाबू? तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। लेकिन ध्यान देना, माइनस में होगा। किस में होगा? माइनस में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ऋण आवेश होता है, माइनस में होता है। कोई दिक्कत? तो बाबू, जो आवेश की सबसे न्यूनतम, सबसे कम जो आवेश की मात्रा है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, जिसका मान कितना है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कोई दिक्कत? बाबू, अब साइड से एक और चीज बता देते हैं यहां से आपको कि एक प्रोटॉन पर आवेश भी कितना होता है? एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? तो एक प्रोटॉन पर आवेश उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। कितना बाबू? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अंतर क्या है बाबू? कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस में होता है और प्रोटॉन पर आवेश प्लस में होता है। कोई दिक्कत? ये चीज याद रखना, ये चीज क्या करना? याद रखना। कोई दिक्कत बाबू? ये छोटा सा टॉपिक था। अब हम देखेंगे, इसके सहयोग से ही हम अगला टॉपिक देखेंगे, आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कोई दिक्कत हुआ? देखो, अब हम लोग अगला टॉपिक क्या देखेंगे बुआ? हम लोग अगला टॉपिक क्या देखेंगे? आवेश का क्वांटमीकरण। देखो, अगला टॉपिक क्या है बुआ? आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये क्या होता है बुआ? तो किसी आवेशित कण अथवा, लो लिख देते हैं, किसी आवेशित कण अथवा आवेशित वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के
पूर्ण गुणज के रूप में, पूर्ण गुणज के रूप में, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, पूर्ण गुणज के जैसे ही कहाँ तक, n इलेक्ट्रॉन, जितना n का मान कुछ भी हो सकता है, 100, 50, 200, 1 लाख, जितना रख दो, कोई दिक्कत, पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है, पाया जाता है, कोई दिक्कत, पाया जाता है। आवेश के इस गुण को, आवेश का क्वांटमीकरण या आवेश का परमाणुकता कहते हैं, परमाणुकता कहते हैं, एटॉमिसिटी, कोई दिक्कत। बाबो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि किसी भी आवेशित कण अथवा आवेशित वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है, कोई दिक्कत। यहां पे ध्यान दो, मान लीजिए कि आपके पास कोई वस्तु है, यहां देखो, आपके पास कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, कैपिटल M, है ना, m है। अब बाबू यहां से दो काम कर सकते हैं, है ना, एक क्या कर सकते हैं कि इसको हम इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। दूसरा, मान लीजिए यही वस्तु यहां पर, इसी का फिगर बना रहे हैं, यही वस्तु यहां पर है ना, द्रव्यमान कितना है, थोड़ा सा अंतर हो सकता है, माप के नहीं बना रहे हैं, द्रव्यमान कितना है, इसका भी m है। तो ये क्या कर सकते हैं, या तो इसे हम इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या इसमें से हम इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, कोई दिक्कत। बाबू जब हम इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, जब इलेक्ट्रॉन हम इसको देंगे तो इसमें क्या होगा बाबू, इसमें क्या होगा बाबू, यहाँ ध्यान देना, जब इलेक्ट्रॉन हम इसको देंगे तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, क्या होगी बाबू, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। तो मान लेते हैं कि इसको हम 1 इलेक्ट्रॉन दिए, कितना दिए, 1 इलेक्ट्रॉन दिए। अब बाबू हम पूछे कि इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन देने से पहले इसमें कितना इलेक्ट्रॉन था, तो इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखना, समझने वाली चीजें हैं कि इलेक्ट्रॉन देने से पहले मान लीजिए कि इसको हम ना इलेक्ट्रॉन दिए हैं और ना ही इसमें से लिए हैं, ना ही हम इसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन लिए हैं। तो बाबू इस वस्तु में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 10 रहता तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना रहता, 10 ही रहता। बाबू जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, है ना। जब वस्तु आवेशित नहीं रहेगा, जब वस्तु आवेशित नहीं रहेगा, अनावेशित रहेगा, तो उसमें जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, कोई दिक्कत। अब बाबू ध्यान दो यहाँ पर, अब हम इसको इलेक्ट्रॉन बाहर से दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जब हम देंगे तो क्या होगा बाबू, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब जब लेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। कौन आएगा बाबू, माइनस चार्ज आएगा, कोई दिक्कत। तो कितना माइनस चार्ज आया, कैसे निकालेंगे हम आवेश की मान, आवेश का मान हम कैसे निकालेंगे, तो आवेश का मान क्या हो जाएगा बाबू, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, कोई दिक्कत। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। सर ये क्या लिख रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। सर आप क्या लिख दिए, हमको समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो यहाँ ध्यान दो बाबू, हम दैनिक जीवन से एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाते हैं। बाबू मान लेते हैं कि आपके पास एक पात्र है, आपके पास क्या है, एक पात्र है, कोई दिक्कत। मान लीजिए बाबू आपके पास
ये यहाँ पर 10 आम है। कितना आम है? 5 आम ले लेते हैं, ज़्यादा किस लिए ले, 1 2 3 4 5 आम है। अब बाबू यहाँ पर ध्यान दो, मान लेते हैं एक आम का द्रव्यमान 1 kg है। कितना है? 1 kg है। एक आम का द्रव्यमान 1 kg है, तो टोटल कितना हो गया बाबू? 5 kg। 1 2 3 4 5 kg है ना। अब बाबू बोले कि इसमें से एक आम निकाल करके इसमें डाल दो। अब एक आम जब यहाँ से उठा करके आप इसमें डाल देंगे और पूछेंगे इस टोकरी में कितना वजन आया, वजन द्रव्यमान, अर्थात द्रव्यमान कितना आया। तो आप द्रव्यमान कैसे निकालेंगे बुआ? तो आप द्रव्यमान निकालेंगे, यहाँ पर द्रव्यमान आप निकालेंगे कि आम की संख्या, अर्थात आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्थानांतरित आम की संख्या, अर्थात इस स्थान से इस स्थान पे है, मतलब स्थान में परिवर्तन हुआ तो स्थानांतरित, या ऐसे ही शॉर्ट में लिख देते हैं आम की संख्या गुणे एक आम, दिख रहा है, आम की संख्या गुणे एक आम का द्रव्यमान, गुणे एक आम का द्रव्यमान। अब बाबू क्या करेंगे कि द्रव्यमान कैसे निकलेगा? द्रव्यमान निकलेगा आम की संख्या, कितना आम गया? 1 आम गया, अगुणे एक आम की द्रव्यमान कितना? 1 इकाई 1, अर्थात 1 kg आपका आंसर आ गया। अब बोले नहीं बाबू, एक और आम उठा करके ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? आम की संख्या, अर्थात कहे स्थानांतरित आम की संख्या गुणे एक आम का द्रव्यमान। तो स्थानांतरित आम की संख्या, आम कितना स्थानांतरित हुआ? 2 गो, एगो 2 गो आया ना। तो बाबू आम की संख्या कितना हो गया? 2, और एक आम का द्रव्यमान कितना? 1, तो 2 एकम 2 कितना हो गया? 2 kg। कोई दिक्कत? ऐसे ही आप यहाँ पर आवेश के लिए निकाल सकते हैं कि क्या हो जाएगा बाबू? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, वहां पर आम स्थानांतरित हो रहा था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो रहा है क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन इसमें डाल रहे हैं। तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, जैसे गुणे एक आम का द्रव्यमान था वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब बाबू अगर हम इसमें देखें कि हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबू? इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो जब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा बुआ? ध्यान देना, जब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब हम आवेश निकालेंगे तो क्या होगा बाबू? आवेश सेम चीज, क्या होगा बाबू? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। कोई दिक्कत? अब देखो बाबू यहाँ पर ध्यान दो बाबू। तो मान लीजिए हम एक इलेक्ट्रॉन ले जाते तो यहाँ पर 1 आता, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 गुणे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश को हम ई से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं? ई। और ई का मान हम आपको बताए थे ना, ई बराबर कितना था? 1.6 × 10⁻⁹। कोई दिक्कत? ये चीज हम बता दिए थे, कूलाम है ना। यहाँ देखो बाबू, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम किससे सूचित करते हैं? ई से करते हैं। आवेश को किससे करते हैं? क्यू से करते हैं। कोई दिक्कत? तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं तो 1 आता है, अगर हम 2 ले जाते हैं तो 2 आता, अगर हम 3 ले जाते हैं तो 3 आता, अगर 4 ले जाते हैं तो 4 आता। कोई दिक्कत? लेकिन हम यहाँ पर बाबू कितना ले जाएंगे? एक स्टैंडर्ड ले जाते हैं, एक मानक ले जाते हैं, n इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं, इसमें n इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? n। अब बाबू जब हम इसको इलेक्ट्रॉन देंगे अर्थात ये वस्तु ले रहा है ना, कल ही बताया था जो लेता है वो क्या? माइनस। जो लेता है वो माइनस, इसका अंदर में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस आएगा। कोई दिक्कत? यहाँ पर क्या आएगा बाबू? माइनस आएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, माइनस लगा देते, देखो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। इलेक्ट्रॉन पे कौन आवेश होता है? ऋण आवेश होता है, माइनस चार्ज होता है। तो माइनस जब अंदर आएगा, अवगुण जब अंदर आएगा तो हमको क्या बनाएगा? बुरा ही बनाएगा ना, अर्थात माइनस ही बनाएगा।
कोई दिक्कत? अब बाबू इस वस्तु में देखो, आवेश को हम किससे सूचित करते हैं? तो आवेश को हम Q से सूचित करते हैं। किससे? Q से। अब स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 1 ले जाते हैं तो 1 आता, 2 ले जाते हैं तो 2 आता, 3 ले जाते हैं तो 3 आता। हम मान लेते हैं n इलेक्ट्रॉन ले गए। कितना? n इलेक्ट्रॉन ले गए। अब n इलेक्ट्रॉन ले गए तो यहाँ पर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आया बाबू? n आया। अगुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश कितना होता है बाबू? किससे सूचित करते हैं? स्मॉल ई से करते हैं। किससे करते हैं? स्मॉल ई से करते हैं। अब बाबू इसमें से इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं ना, अर्थात ये जो वस्तु है, ये जो वस्तु है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? हमको दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कौन चार्ज? माइनस की प्लस। दे रहा है तो देने वाला धनिक है ना, अर्थात प्लस प्लस। कोई दिक्कत? अब क्या करो बाबू, इन दोनों को आपस में मिला दो, इन दोनों को आपस में मिला दो। इन दोनों को जब आपस में आप मिलाते हो तो आपका फॉर्मूला आता है, आपका फॉर्मूला आता है Q बराबर प्लस माइनस, दोनों का ना, प्लस माइनस n इंटू ए। ये आपका फॉर्मूला एक आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका बहुत आगे यूज पड़ेगा। जब हम क्वेश्चन भी कराएंगे तो इसका यूज पड़ेगा। कोई दिक्कत? और हम इस पे कल क्वेश्चन कराएंगे। पहले हम क्वेश्चन ही कराएंगे, उसके बाद आगे के टॉपिक कराएंगे। कोई दिक्कत? कल हम क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद ही आगे के टॉपिक कराएंगे। कोई दिक्कत? ये आपका आवेश के क्वांटमीकरण से एक फॉर्मूला आ गया, Q बराबर n इंटू ई, जहाँ n हमेशा इंटीजर होगा। n क्या होगा? इंटीजर। n का मान 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 हो सकता है। कभी भी 1.5, 2.5, 3.5 या 3/2 इस तरह से नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, हमेशा या पूर्ण रूप में ही होगा, पूर्ण संख्या के रूप में ही होगा। कोई दिक्कत? ई क्या है बाबू? ई है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, या कहें एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसका मान होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर 19, -1.6 इंटू 10 टू द पावर 19। कोई दिक्कत? अब बाबू हम लोग देखते हैं कि आवेश के कारण द्रव्यमान में परिवर्तन होता है कि नहीं, और होता है तो कैसे। कोई दिक्कत? और उसके फॉर्मूला को हम देखेंगे। इसको हम मिटा दे रहे हैं बाबू। अगला हम लोगों का टॉपिक क्या होगा बाबू? अगला हम लोगों का टॉपिक होगा अगला हम लोगों का टॉपिक होगा कि आवेश के कारण द्रव्यमान में परिवर्तन। आवेश के कारण द्रव्यमान में परिवर्तन। आवेश के कारण द्रव्यमान में परिवर्तन कैसे होता है उसको हम लोग देखेंगे। बाबू मान लो कि आपके पास कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है? m है। जिसका द्रव्यमान कितना है? m है। अब इसको क्या कर सकते हैं बाबू? अब यहाँ से दो काम कर सकते हैं। इसे इलेक्ट्रॉन या तो निकाल सकते हैं या इसको इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं या इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। यही काम आप कर सकते हैं। कोई दिक्कत? अब बाबू ध्यान दो, जब आप इसको इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालेंगे, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, अब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे आप इसमें से, तो क्या होगा बाबू? इलेक्ट्रॉन जब आप इसमें से निकालेंगे तो क्या होगा? मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसका द्रव्यमान m1 हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन देने के बाद इस वस्तु का द्रव्यमान कितना हो जाता है? m2 हो जाता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसका द्रव्यमान m1 हो जाता है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसका द्रव्यमान m1 हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन देने के बाद उसका द्रव्यमान कितना हो जाता है? m2 हो जाता है। कोई दिक्कत? अब बाबू एक चीज का ध्यान दो, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान की बातें कर रहे हैं ना, द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपका होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। याद कर लीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है
एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, नहीं द्रव्यमान माइनस में नहीं होता है ना। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg होता है। 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg होता है। कोई दिक्कत? अब बाबू यहाँ पर ध्यान दो। अब इस वस्तु में देखें हम, तो इस वस्तु में M1 के लिए देखें तो M1 के लिए हम कैसे, M1 के लिए देखते हैं, M1 के लिए, तो M1 के लिए बाबू अगर हम देखें तो M1 के लिए द्रव्यमान में परिवर्तन कितना होगा? अच्छा बताओ, इसमें से इलेक्ट्रॉन जब हम निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो ना M1 हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जब निकलेगा, मान लीजिए कोई टोकरी है, वही एग्जाम्पल ले लो, मान लीजिए कोई टोकरी है, क्या है, कोई टोकरी है, इसमें हम आम रखें 1 2 3। आज जब हम आम को हम निकालेंगे तो टोकरी का द्रव्यमान क्या होगा? घटेगा। टोकरी का द्रव्यमान क्या होगा? घटेगा। जब निकालेंगे तो घटेगा ही ना, जितना आम का द्रव्यमान होगा उतना घट जाएगा। वैसे ही इलेक्ट्रॉन इसे निकाल रहा है तो M1 द्रव्यमान हो रहा है, तो इसका द्रव्यमान कम ही होगा ना, क्योंकि इसमें से तो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, और निकलेगा तो क्या होगा? कम होगा। निकलेगा तो क्या होगा? कम होगा। तो द्रव्यमान में कमी कितनी आती है? इसके द्रव्यमान में कमी कितनी आती है? द्रव्यमान में कमी बाबू, तो द्रव्यमान में कमी कैसे निकालेंगे? द्रव्यमान में कमी कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा और इधर लिखते हैं, क्योंकि उसके लिए भी जगह चाहिए ना। कितना बाबू? द्रव्यमान में कमी, द्रव्यमान में कमी कितना आएगा? जितना इलेक्ट्रॉन हम निकाले, जैसे इसमें द्रव्यमान में कमी कितना आएगा? जितना हम सेव निकाल देंगे उतना कमी। 1 निकाले तो 1 सेव गुणे 1 सेव का द्रव्यमान। कोई दिक्कत? वैसे ही इसमें क्या होगा बाबू? इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो मान लेते हैं कि हम n इलेक्ट्रॉन निकाले। कितना इलेक्ट्रॉन निकाले? n इलेक्ट्रॉन। चलिए लिख देते हैं पहले, इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। कोई दिक्कत? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बाबू? n, गुणे n इलेक्ट्रॉन मान लीजिए निकाल लिए। कितना इलेक्ट्रॉन? n, इसको n दे दिए, है ना। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या n और 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, अर्थात मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, Me, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या हुआ बाबू? ये द्रव्यमान में हानि हुआ, अर्थात ये M1 का द्रव्यमान हो गया। कितना का? M1 का द्रव्यमान हो गया। कोई दिक्कत? अब बाबू हम देखेंगे कि जब हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें डाल रहे हैं, तो द्रव्यमान कितना हो जाता है? M2 हो जाता है। तो अब देखेंगे कि इसके द्रव्यमान में जब दे रहे हैं, मतलब इसमें अब हम क्या कर रहे हैं? आम को डाल रहे हैं। तो जब आम डालेंगे तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ेगा। द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ेगा। इसका द्रव्यमान बढ़ेगा ना जब आम डालेंगे, तो द्रव्यमान बढ़ेगा। तो देखते हैं कि द्रव्यमान में वृद्धि, द्रव्यमान में वृद्धि कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। कोई दिक्कत? अब बाबू देखो, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? इसका द्रव्यमान में वृद्धि कितना होने के बाद कितना हो गया? M2 ना, M2 हो गया। तो M2 बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? n, और 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर क्या हुआ बाबू? बढ़ा है तो प्लस, और यहाँ पे घटा है तो माइनस। कोई दिक्कत? अब बाबू इन दोनों को हम मिला दें, इन दोनों को हम क्या करें? मिला दें, तो द्रव्यमान में परिवर्तन कितना आएगा? द्रव्यमान में परिवर्तन द्रव्यमान में परिवर्तन कितना आया? इसे हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा m। क्या हो जाएगा? प्लस माइनस n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपका फॉर्मूला हो गया। कोई दिक्कत? अब बाबू आपसे हम पूछें कि इन तीनों में सबसे भारी कौन होगा? इन तीनों में सबसे भारी कौन होगा? ऐसा हम अगर आपसे पूछें
कि इन तीनों में सबसे भारी कौन होगा, तो बाबू अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जब हम इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे थे, इलेक्ट्रॉन हम इसको दे रहे थे, जब दे रहे थे तो क्या हो रहा था, M2। तो जब देंगे तो सबसे ज्यादा भारी M2, उसके बाद क्या होगा बाबू, M न्यूट्रल वाला, और फिर इसमें से जब निकाल लिए, अब M में से भी और निकाल लेते तब ना M1 आता, तो सबसे कम कौन होगा, M1 होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? जैसे मान लीजिए 3 अवस्था है, कितना अवस्था है, 3 अवस्था है। एक टोकरी है, यहां पर समझ लीजिए, एक टोकरी है, 3 अवस्था है। एक क्या है कि इसमें बाबू, इसमें 3 गो आम है। कितना आम है, 3 आम है। कोई दिक्कत? यहां पर एक टोकरी है और 3 आम है। अब बाबू इसके बाद देखो यहां पर कि इस टोकरी से हम क्या कर रहे हैं, इस टोकरी में हम आम को डाल रहे हैं। तो जब हम आम डाल रहे हैं इसमें, तो ये टोकरी ये पहले M द्रव्यमान का था, है ना, और जब हम आम डालते हैं तो ये कितना हो जाता है बाबू, तो ये आपका M2 द्रव्यमान का हो जाता है। कितना हो जाता है, M2 द्रव्यमान का। मान लीजिए एगो हम डाल दिए, तो कितना हो गया, 4 गो हो गया, 1 2 3 और 4। कोई दिक्कत? अब अगला क्या कर रहे हैं कि इसमें से हम निकाल रहे हैं। जब निकाल रहे हैं तो इस टोकरी का द्रव्यमान कितना हो जाता है बाबू, तो ये हो जाता है M1। तो निकाल लिए, मान लीजिए एगो, तो कितना बचा, 2 गो। अब सबसे भारी कौन है, सबसे भारी कौन है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा भारी अर्थात हम कहें वजनदार आपका M2 है। क्या है बाबू, M2 है, क्योंकि उसमें 4 गो आम है। तो सबसे ज़्यादा बड़ा जिधर का जिधर मुँह पहले रहता है उधर बड़ा, जिधर छोटा। ये चीज़ हम बता दिए थे पहले, ये ट्रिक दिए थे। अब देखो, तो सबसे बड़ी M2, उसके बाद कौन, 3 गो किस में है, M में है, तो उसके बाद M, उससे भी छोटा कौन होगा सबसे, तो M1। सेम कॉन्सेप्ट। अरे हम फील करा देते हैं फिजिक्स को क्या करते हैं, फील करा देते हैं। फील हो रहा है ना, आप लोग इसको पूरा रिवीजन मारते रहिएगा बार बार। अब बोर्ड में आप बेहतर नहीं किए ना तो जो कहिए मान लेंगे। कोई दिक्कत? चलिए फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।